आइए जानते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। संक्रियात्मक क्रिया शब्द आ रहा है इसमें, यानी कि बच्चा क्रियाएं करने लगता है, तो वो क्रिया करने वाली जो स्टेज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, पहली स्टेज में वो कुछ काम ऐसा कुछ कर नहीं रहा, कुछ क्रियाएं गतिविधियां नहीं कर रहा है खास, हालांकि वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें क्रिया करने का जो है प्रारंभ हो जाता है। किस प्रकार से होता है? इस स्टेज को 2 से 7 वर्ष की एज में माना गया है और यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, इसको बोलेंगे हम फंक्शनल स्टेज। आप यहाँ लिख लेना फंक्शनल। ठीक है, तो इसमें फंक्शंस देखने को मिलेंगे बच्चों के। वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। पिछली स्टेज में वस्तु स्थायित्व आरंभ हो गया था, यहाँ पर थोड़ा सा और इसकी वृद्धि हो जाती है। बाह्य जगत के विभिन्न संकेतों का विकास, यानी कि बच्चा जो बाहरी दुनिया है, उसकी खुद की दुनिया से जो अलग दुनिया है, उससे जो भी संकेत मिलते हैं उनको समझने लगता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसकी मम्मी ने, गेस्ट आए हैं घर पर, मम्मी ने इशारा किया है कि कुछ लेना नहीं है, ना खाने का सामान रखा है, तो वो समझ जाएगा। तो जो इशारों वाली चीज है, प्रतीकात्मक चीज है, जिनसे सिग्नल मिलते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर उसके दिमाग में आने लगती हैं। तथा भाषा का, यहाँ पर भाषा का विस्तृत प्रयोग भी बताया गया है। क्यों? बच्चा कम्युनिकेट हो जाता है ना, जो जिस भी वातावरण में है उस बोली, उस भाषा को वो समझने लगता है और बोलने भी लगता है। आपने देखा होगा 2 से 7 वर्ष की, ये जो 2 से 4 वर्ष का जो टाइम है, इसमें बच्चा देख, जो भी आपके आसपास इस उम्र के बच्चे होंगे वो बातचीत करने लगते हैं, है ना। तो भाषा का इसमें विस्तृत विकास हो जाता है। आभासी क्रियाएं करना, आभासी क्रियाएं यानी कि जैसे कि किसी चीज को वो आभास करता है कि ये चीज वो है जो मैंने मान ली है। मान लीजिए माचिस की डिब्बी उसने ले ली है, तो उससे वो गाड़ी बना रहा है, या उसको ही फोन मान लिया है, तो वैसी चीजें करना जिसका उसने खुद से आभास कर रखा है ना। आत्म केंद्रिता इस स्टेज में आ जाती है बच्चे में, यानी कि बच्चा ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है। बच्चे को लगता है कि जो चीज मैंने मान रखी है, जो चीज मैं जानता हूँ, समझता हूँ, वो ही आपको मानना है, मेरे नजरिए से ही आप मतलब चीजों को देखेंगे, समझेंगे। जीववाद जैसी चीजें इसमें आने लगती है। जीववाद यानी कि एनिमिज्म, सजीव और निर्जीव में वो बहुत खास फर्क नहीं कर पाता। किस स्टेज की बात है? 2 से 4 वर्ष के बीच की। ठीक है, आ, वो जैसे लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, लड़के गुड्डे से, या फिर यहाँ पर मैं लिंग भेद नहीं करूंगी, कोई भी बच्चा किसी भी खिलौने से खेल रहा है, तो वो उसको क्या मानने लगता है, जैसे होता नहीं कि बच्चा अपने आप ही उस सामने वाले खिलौने से, जो भी गुड्डा गुड़िया है, उससे बात करता है, तो उसको लगता है कि मेरा दोस्त है ये, या फिर मेरा भाई है, बहन है, जो भी। तो बच्चा क्या करता है? बातचीत करने लगता है। उसे जीव बात की समझ नहीं होती है। और यहाँ पर जैसे बच्चे होता नहीं है कि बच्चे को चींटी ने काट लिया या मच्छर ने खा लिया, तो हम लोग करते हैं कि, या फिर बच्चा टकरा गया दीवार से, तो हम दीवार को मार देते हैं, खुश हो जाता है बच्चा, रोना बंद कर देता है ना। तो ये चीजें कब की हैं? ये देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 2 से 4 वर्ष है, मैं ये नहीं कह रही 4 वर्ष तक भी यही चीज रहेगी, लेकिन 2 साल में या उस टाइम पीरियड में कुछ हद तक ये चीजें रहती हैं कि बच्चे को ये समझ नहीं होती कि इसमें जान नहीं है। जो दिख रहा है कि हाँ ये निर्जीव है, तो उसको चलो समझ भी ले, लेकिन कुछ चीजों को उसमें सजीव निर्जीव में भेद करना नहीं आता। अब देखिए, इसी स्टेज की जो सेकंड स्टेज है, अंतरदर्शी अवधि। अंतरदर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष की मानी गई है। इसमें प्रारंभिक तर्क शक्ति आने लगती है, लेकिन यानी कि बच्चा थोड़ा सा लॉजिकल होने लगता है, चीजों पर तर्क करने लगता है, अपनी सोच समझ जो है वो, विचार जो है वो विकसित करता है। अंतरदर्शी स्टेज को क्यों कहा गया है? यानी कि अपनी समझ और ज्ञान को जानना, उसको ये पता चल जाता है कि कोई चीज अगर मुझे आती है तो मैं इस चीज का ज्ञाता हूँ, मुझे ये चीज मतलब पता है अच्छे से, मैं इस चीज को समझता हूँ, फिर ये फीलिंग उसमें आने लगती है। जैसे अगर घर पे ही बच्चे को पढ़ाने लगते हैं स्कूल एडमिशन से पहले, तो बच्चे को अगर 2 और 2 जोड़ने आते हैं 4, तो वो उस चीज को ऐसा नहीं होता, नहीं इसको मैं कर लूंगा, मुझे पता है ये कैसे होगा, ऐसे करते हैं ना। तो ये तो चलो, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, कोई भी चीज है तो उसके लिए बच्चा फट से कहता है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है, इसे मैं कर लूंगा। ड्राइंग देते हो आप, तो वो चाहे गुचुर मुचुर करके कैसे भी कलर भरेगा, लेकिन उसको ये रहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू इट।
है ना, बाय माई सेल्फ। तो वो खुद पर थोड़ा सा भरोसेमंद हो जाता है, यानी कि आत्मविश्वास इस स्टेज में आ जाता है कि मुझे पता है ये कैसे होगा, मैं बताता हूँ तुमको कैसे होगा, ठीक है, या मैं करके दिखाता हूँ। वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, यानी कि आपने कुछ बॉक्स रख रखे हैं, कोई चौकोर हैं, है ना, मतलब कुछ बॉक्स भी रख रखे हैं, कुछ बॉल्स रख रखी हैं, कलरफुल हैं। आप कह रहे हो कि इनको ब्लू कलर के हिसाब से अरेंज कर दो, जो जो ब्लू है उनको एक साथ रखो। तो वो क्या करेगा, ब्लू बॉल्स और ब्लू बॉक्स उठा के एक साइड रख देगा, क्योंकि आपने उसको रंग के आधार पर विभाजित करने को बोला है, वर्गीकृत करने को बोला है। उसका ध्यान दूसरी चीज पर नहीं जाएगा कि इनकी शेप अलग है। अगर मैं कहूंगी कि वो शेप के आधार पर उनको अलग करे, तो वो यही देखेगा कि बॉल अलग रखनी है, बॉक्स अलग रखने, कलर से कोई मतलब नहीं। तो जिस चीज को फोकस करने को कहा जाएगा वो उसी पर ही केंद्रित रहेगा। जैसा कि चिंतन था ना, वो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन एक ही केंद्र पर आधारित है, उसको एक चीज के लिए बोला गया तो वो उसी चीज को करेगा, दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। अमूर्त चिंतन का आगमन हो जाता है। अमूर्त चिंतन, जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है या हमारे आसपास नहीं है उसके बारे में सोचना। जैसे पिकनिक के लिए अगर बच्चे को बोला जाए कि हम कहीं घूमने जाएंगे, कोई सी भी जगह ले लीजिए, जैसे चिड़ियाघर जाएंगे, ठीक है। अब उसने वो लाइव तो नहीं देखा कि हाँ वहां वो गया हो कभी, हालांकि उसने वीडियोस में देखा है या पहले के फोटोज घर के हैं, है ना, या मतलब उसके दिमाग में उस चीज के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उसने खुद से उस चीज को नहीं देखा है। तो अमूर्त चिंतन यानी कि इमेजिन करने लगता है वो उस चीज के बारे में कि हम कब जाएंगे, हम भी ऐसे लॉयन देखेंगे, हमारा पूरा दिन लग जाएगा, हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो अमूर्त चिंतन ये है कि जो चीज आपके सामने उपस्थित नहीं है उसके बारे में सोच विचार करना, ठीक है। प्रतीकात्मक होना, ये यहाँ आ गया था, सांकेतिक विकास जो था ये मैंने फिर से लिख दिया। प्रतीकात्मक होना मतलब वही है कि प्रतीकों को समझने लगता है बच्चा, ठीक है। और आगे देखते हैं, काल्पनिक खेल खेलना, ये आ गया था आभासी क्रियाओं में। बस ये है कि इस स्टेज से जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें ये और अच्छे से डेवलप हो रहा है ना। दूसरों के विचारों को शीघ्र ग्रहण कर पाने में अक्षम, यानी कि बच्चा ईगो सेंट्रिक तो होता ही है कि मुझे मैं, वो अपने दृष्टिकोण से ही जानता है कि दुनिया उसी दृष्टिकोण से ही, मतलब मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा जो नजरिया है वही नजरिया आपका भी है, या दुनिया का सभी का वही नजरिया है। तो अगर उसको समझाया जाए ना किसी चीज के लिए कि सर्दियों में जैसे आइसक्रीम नहीं खानी, उसको आइसक्रीम पसंद है, तो ये होता है कि वो मानेगा नहीं। उसको यह कि मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है तो मैं तो खाऊंगा ही, आपको नहीं अच्छी लगती तो क्यों नहीं अच्छी लगती है, मैं खाऊंगा, मुझे खानी है। आप उसे समझाओगे तो वो रोने लगेगा, डांट डूट दोगे तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ रहा इसमें, वर्गीकरण हो ही गया, अमूर्त चिंतन हो गया, प्रतीकात्मक हो गया, ठीक है। बस यही चीजें थी इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ पर बच्चा क्रियाओं से संबंधित जो चीजें हैं उनको अनुभव करने लगता है, ठीक है। देखिए अगली स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी स्टेज है। इसको बोल देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इसमें समस्याओं के प्रति चिंतन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है तो उसका सोल्यूशन लेने के लिए वो सोच विचार करने लगता है। तार्किक चिंतन आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होने लगती है। सामान्यकरण के साथ अन्य 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय भी विकसित होते हैं, जो कि ये दे रखे हैं, मैं भी बताती हूँ आपको। सामान्यकरण हो गया, किसी चीज को वो अपने नजरिए से सामान्य मानने लगते हैं, यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीजें उनकी समझ से बाहर होती हैं, तो वो अपने अनुसार चीजों को कि हाँ ये तो जनरल सी चीज है, तो यहाँ तक उनकी समझ आ जाती है। देखिए पहली चीज जो स्पेशल है इसमें, संरक्षण, कंजर्वेशन। यहाँ पर क्या होगा, लंबाई, भार, आयतन आदि, यानी कि जो भी ये यूनिट्स हैं इनकी समझ बच्चे में आ जाती है कि अगर कुछ बॉटल्स हैं तो उनको लंबाई के आधार पर वो क्रम से लगाने लगते हैं, या फिर भार आयतन क्या होता है, तो इस चीज की समझ में आने लगती है। स्कूल में भी देखिए 7 से 11 के बीच जो क्लासेस हैं तो उस दौरान उनको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो वो समझने लगते हैं। और आयतन से, जैसे कि इससे पहले वाली स्टेज में ये था कि देखिए सारी चीजें बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती, तो देखिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको खुद से ही समझ बनानी होगी, जिन पर
ठीक है। जैसे यहाँ पर जो चीजें दे रखी है तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि इससे पहले वाली स्टेज में वो चीजें या तो रही नहीं होंगी या फिर वो स्टार्ट ही हुई होंगी, विकसित यहाँ होती दिखाई है, तो है ना। तो कहने का मतलब है आयतन की समझ, भार की समझ यहाँ पर है तो पिछली वाली में नहीं थी, है ना। तो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट अगर नहीं भी बताई जा रही है, कुछ मिस भी हो रहा है, तो आप इस चीज को समझते हुए चलना कि मेन चीज हर स्टेज की बताई जा रही है, और अगर कुछ रहता भी है तो वो अगर इस स्टेज में है तो पिछली में वो नहीं होगा, है ना, या फिर इसमें है तो अगली में और विकसित होगा। तो इतना तो आप समझदार हैं। आयतन की समझ यानी कि ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी है, उसको एक कटोरी में कर लिया जाता है, किसी बाउल में कर लिया जाता है, तो वो फैले हुए बर्तन में और कम लगता है। तो इस स्टेज में बच्चा समझने लगता है कि आयतन तो उसका उतना ही है, वो आकार ही तो बदल गया बर्तन का। जबकि पहले वाली स्टेज में उसको ये रहता था कि नहीं, मुझे ये चीज कम लग रही है। हालांकि ग्लास वाली चीज ही, जैसे कोल्ड ड्रिंक की है, बच्चे को हाफ ग्लास दी जा रही है और वो बाउल में दे दी गई है, चाय है, कुछ भी चीज है, तो उसको उसी बर्तन में चाहिए, है ना। उसको आकार से मतलब नहीं है, मतलब उसको ये भी नहीं पता कि आयतन क्या, कुछ भी चीज नहीं पता उसको। यहाँ पर ये चीजें समझ में आ जाती है। अब जानते हैं संरक्षण देख लिया हमने। सेकंड है संबंध या अपलटावी, किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करना, है ना, और रिवर्स किस प्रकार से हुई है वो चीज, तो वो चीज की समझ इसमें आने लगती है। जैसे संख्याओं के विपरीत संबंध को जानना व पहचानना। 2 या 6 होते हैं तो 3 दूनी भी 6 ही होंगे, ये इस स्टेज में बच्चा समझने लगता है कि 2 गुणा 3 का संबंध जो, मतलब 2 गुणा 3 का संबंध 3 गुणा 2 से है। या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए कि 2 या 6 हैं, तो इसका जो अपलटावी है, रिवर्सिबिलिटी जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2, है ना। तो यहाँ पर बच्चा इतना समझदार हो जाता है। वर्गीकरण किस प्रकार से करता है वो, क्लासिफिकेशन। पिछली स्टेज में वो करने तो लग रहा था लेकिन किसी एक आधार पर, यहाँ पर वस्तुओं का वर्गीकरण करने के विभिन्न आधार समझना आ जाता है उसको। यानी कि वही चीज, वही एग्जांपल मैं लेती हूँ। बॉल है और बॉक्स है, ठीक है, कलरफुल है। अगर बच्चे को कहा जाए कि रेड को अलग कर दो, तो बच्चा आ, इतनी समझ उसमें आ जाती है कि कलर के आधार पर तो मैंने कर दिया मैम, ये इनकी शेप भी तो अलग है, शेप के आधार पर भी तो की जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो वो इतना अभिसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, तार्किक चिंतन उसमें आने लगता है। अर्थात मानसिक क्रियाओं की समझ बेहतर होने लगती है, यानी कि मेंटली वो इतना इसमें मेंटली उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि वो चीजों को समझने लगता है। आप उसको क्या चीज समझा रहे हो वो चीज उसमें आने लगती है। मूर्त चिंतन उसका तार्किक हो जाता है। अमूर्त चिंतन देखिए पहले ही प्रारंभ हो गया था, इसमें तो है ही, लेकिन उतना लॉजिकल नहीं होता। पर हाँ, इससे अगली स्टेज में तो फिर ये वाली चीजें और भी ज्यादा इंप्रूव होती हुई आएंगी। तो ये किसके बारे में थे, ये तीसरी स्टेज के बारे में। आइए जानते हैं फोर्थ स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा ऑपरेशनल तो पहले से ही है, यहाँ फॉर्मल भी हो जाता है। एज जानते हैं इसकी 11 वर्ष से अधिक की होती है। और कब तक की मानी जाती है, किशोरावस्था तक की, 18 तक की मान के चलिए आप, है ना। चिंतन जो होता है बच्चे का, यानी कि जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो पहले से अधिक अमूर्त, क्रमबद्ध, लचीला व तार्किक हो जाता है। यानी कि अब बच्चा फ्लेक्सिबल हो जाता है किसी चीज को लेकर सोचने में, है ना। और साथ ही लॉजिक्स भी उसके ज्यादा पहले से इम्प्रूव हो जाते हैं, और क्रमबद्ध हो जाता है बच्चा। इससे पहले वाली स्टेज में अमूर्त चिंतन तो था उसमें, लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं था, कहीं का कुछ भी कैसे भी सोच लिया ऐसे करके। अब वो क्या है, सीक्वेंस वाइज अमूर्त चीजों को सोचेगा, उन पर विचार करेगा, ठीक है, गहन विचार करेगा। इसके साथ ही फ्लेक्सिबल होगा कि चल कोई बात नहीं, है ना, चीजों को जो मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है, और जो भी उसकी चीज है, जो उसकी पर्सनल लाइफ है और जो सोशल लाइफ है, उसमें वो बैलेंस बनाने लगता है, संतुलन आ जाता है बच्चे में। लॉजिक वो ज्यादा पहले से करता है, ठीक है, लॉजिकल बहुत अच्छा हो जाता है वो। और इसके साथ ही कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच प्रारंभ हो जाती है बच्चे में। वैज्ञानिक साइंटिफिक होने का मतलब ये है कि साइंटिफिक थिंकिंग, देखिए इससे पहली स्टेज में वो ये तो कह रहा था कि मतलब बच्चे का इतना विकास हो चुका होता है कि ये चीज मुझे आती है, ये ऐसे होगी, होगा कैसे, वो क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक विधि कहलाएगा। यानी कि आपको सिखा तो दिया गया है कि आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड या जो भी चीजें हैं आपको पता है, पता होना ही काफी नहीं है, उस पता होने के पीछे वो ऐसा क्यों हुआ था, है ना।
आपको कोई सम दिया जाता है ना, कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है, तो आप काट पीट के बता देते हो कि ऐसे हुआ है। तो आपने ये तो बता दिया, आपने ये कह दिया पिछली वाली स्टेज में, आप ये कह दोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको कर दूंगा। इस स्टेज में क्या है, बच्चा बताने योग्य भी हो जाता है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों था, मैंने कर तो दिया लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको कैसे सॉल्व किया गया, यानी कि दूसरे को समझाने को लेकर उसकी समझ खुद की इतनी विकसित हो चुकी होती है, वो इतना अनुभवी हो चुका होता है कि वो रीजंस भी बताने लगता है ना। तो वैज्ञानिक सोच यहाँ पर इस चीज को बोला जा रहा है। निगमनात्मक विचार मजबूत मजबूत हो जाते हैं, यानी कि रूल्स टू एग्जाम्पल वाली चीज है वो फॉलो करने लगता है। आप उसको केवल रूल बता दो, एग्जाम्पल वो खुद से क्रिएट करेगा। और इसका जो अपोजिट होता है आगमनात्मक चिंतन, उसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर रूल बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप रूल बता दोगे, बच्चा एग्जाम्पल या क्वेश्चन खुद से बनाने लगता है। समस्या समाधान की क्षमता तीव्र हो जाती है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसकी जो कैपेबिलिटी है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है, काफी स्पीड बढ़ जाती है उसकी। काल्पनिक संभावनाओं का निर्माण करने लगता है, यानी कि इमेजनरी इमेजिनेशन जो है उसकी काल्पनिक संभावनाओं का निर्माण करने लगता है, यानी कि जो इमेजिनेशंस हैं, है ना, जो पॉसिबल इमेजिनेशंस है वो क्रिएट होने लगती है उसके माइंड में। सामान्यकरण द्वारा वो निर्णय लेने लगता है, यानी कि वही मैंने बोला ना कि बैलेंस बनाना, तो इसका ये है कि चलो ये चीज सामान्य है, कोई बात नहीं, छोड़ो, अगर उसकी सीट पर कोई और बैठ गया है, वो लेट आया है, ठीक है, तो सामान्य सी बात है, मैं दूसरी पर बैठ जाता हूँ, तो वहां पर वो इतना फ्लेक्सिबल होता है। आत्म संप्रत्यय का विकास, यानी कि बच्चा यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, मीन्स अपने सुझाव देने योग्य उसका जो विकास है वो हो जाता है। अब वो अपने तर्क देने लगता है कि कोई चीज जैसे उससे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है इस बारे में, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा कहीं से आ रहा है, इस एज का बच्चा है, 18 साल तक का है, कहीं से आ रहा है, तो मीडिया मिल जाती है, मतलब कुछ पूछने लगते हैं कि आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, कुछ भी, तो वो इतनी समझ, हालांकि वो उसकी स्वेच्छा है कि वो रिप्लाई देना चाहता है कि नहीं, बाकी वो यहाँ पर इस स्टेज पर इतना मैच्योर हो चुका होता है कि अगर वो अपनी इच्छा से आंसर देना चाहे तो दे सकता है, या कोई भी उससे उसका सुझाव लेना चाहता है, जैसे घरेलू मामले भी हैं या क्लास में भी, कि आप बताओ जैसे आपको अगर ये वर्क दिया जाए तो आप इस पर कैसे काम करोगे, तो वो उसका कहना ये होगा वो ऐसा नहीं है कि किसी को कॉपी पेस्ट करेगा, वो अपने मन से बोल सकता है कि देखिए मेरा मानना ऐसा है कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो भी होगा वो अलग बात है। इलेक्शंस को लेकर ही जैसे कोई भी टॉपिक है उस पर वो मतलब कम्युनिकेटिव हो जाता है, ठीक है। अभिसारी व अपसारी चिंतन दोनों एक साथ सक्रिय, एक तरफ तो वो अभिसारी चिंतन को लेकर चल रहा है कि आ, किसी चीज का एक ही पहलू वो पकड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन परमिशन हमें घर से लेनी पड़ती है, तो हम क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं कुछ चीजों को लेकर। तो यहाँ पर वही है कि अभिसारी चिंतन भी होता है उसमें उस दौरान, और अपसारी चिंतन भी। एक तरफ वो ये भी फील करता है कि अगर मुझे मेरा मन कर रहा है कि आज मैं कहीं घूमने जाऊं, तो एक तरफ अभिसारी चिंतन आएगा दिमाग में कि पेरेंट्स से तो पूछा ही नहीं है, पूछ के जाना पड़ेगा, और वो पता है मना ही करेंगे। दूसरा वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं चला भी जाता हूँ तो इसमें कौन सी गलत बात है या कौन सी बड़ी बात है, मैं घूम कर आ जाऊंगा, बता दूंगा, है ना। तो कहने का मतलब है दोनों ही सिचुएशंस को फील कर रहा होता है। व्यवस्थित नियोजन की समझ विकसित, यानी कि मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाना है किसी भी चीज का, वो उसमें आ जाता है, ठीक है। कोई भी उसको आप प्लान देंगे तो ये होता है कि ठीक है मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, ये मुझे आता है अच्छे से, तो वो इतना कॉन्फिडेंट होता है ना। सामाजिकता की भावना बेहतर हो जाती है, बच्चा सामाजिक चीजों के प्रति थोड़ा सा उसमें झुकाव आ जाता है, ठीक है। कानून की समझ हो जाती है, रूल रेगुलेशन वो थोड़ा सा फॉलो करने लगता है। इसके साथ ही एक चीज और है, अगर उसको लगता है कि क्रिटिकल सिचुएशन है तो वहाँ रूल रेगुलेशन को वो थोड़ा सा साइड रख देता है। होता है ना कि युवावस्था में बच्चे कुछ चीजों को क्रॉस कर जाते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर। मूल्यों कर्तव्यों को समझना, वो अपनी अपने अपने को जिम्मेदार मानने लगता है, किसी कोई भी चीज है घर के प्रति है या अपने करियर को समझना, थोड़ा सा वो यहाँ पर चिंतित होने लगता है और चीजों के प्रति जिम्मेदारी को समझने लगता है।
ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेज थी। तो ये चारों स्टेज आपको मैंने समझा दी थी। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं उससे आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कीमा को। स्कीमा क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन एक बार दोहरा देती हूँ। ये एक मानसिक संरचना है जिसमें हमारी जो सूचनाएं हैं वो सारी क्या होती है, संगठित होती हैं और फिर उसकी व्याख्या की जाती है। यानी कि जो भी चीज हमारे दिमाग में एंटर हो रही है उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, है ना, दिमाग से वो कैसे बाहर निकलती है, किस प्रकार से हम अपनी जो मौजूदा जानकारी है उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये सारा काम किस संरचना के तहत होता है, एक मानसिक संरचना के तहत, और जिसका नाम क्या है, स्कीमा। अब जानते हैं उससे आगे। प्याजे के अनुसार बच्चा वातावरण के साथ अनुकूलन के माध्यम से सीखता है। प्याजे ये कहते हैं कि बच्चे का जो सीखने का प्रोसेस है, यानी कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस आधार पर होता है, जिस वातावरण में, जिस माहौल में वो रह रहा है उसके साथ वो समायोजन या अनुकूलन के माध्यम से सीखता है, यानी कि एडेप्टेशन के थ्रू सीखता है। वातावरण में जो चीजें हो रही हैं वहां से उसको कैसी नॉलेज मिल रही है, वो किस प्रकार से चीजों को पकड़ता है, कैसे उनमें सिमिलैरिटीज और उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको वो पहचान बनाता है उन पर। तो ये सारी चीजें किसकी हैं, ये वातावरण से सीखने के माध्यम से आती हैं। तो देखिए, पहला है इसका स्टेप आत्मसातीकरण। अनुकूलन के माध्यम से सीखना किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तो उसका पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे के दिमाग में जो मौजूदा जानकारी होती है उसको नए ज्ञान के अनुभव के साथ जोड़ना। यानी कि बच्चे ने जो चीज पहले से ही जान रखी है, अब वो क्या कर रहा है, उस जानकारी के बेस पर कुछ नई चीज को वो देख रहा है और वो अपने पूर्व ज्ञान को ही सामने लेकर आ रहा है कि ये तो मुझे पता है, ये तो ये चीज है। उदाहरण से समझते हैं, नई नस्ल की गाय देखना। मैंने यहाँ गाय का एग्जाम्पल लिया है, आप कुत्ता बिल्ली कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जिस चीज के बारे में वो पहले से जानता है, जो चीज उसने देख रखी है, जिसकी पहचान है उसको, उस जैसा ही कुछ और उसको दिखता है तो वो एकदम से बोलने लगता है कि ये कुत्ता है या गाय है। ठीक है, तो उसने पहचान तो लिया कि वो कुत्ता ही है ना, भले वो नई नस्ल का है। तो कहने का मतलब है उसका जो पूर्व ज्ञान था वो सामने आया निकल कर, क्योंकि वो उसके दिमाग में फिट था। अब देखते हैं दूसरा स्टेप, समायोजन के माध्यम से बच्चा किस प्रकार से सीखता है, एकोमोडेशन के थ्रू। दिमाग में जो मौजूदा जानकारी होती है बच्चे के, उसको संशोधित कर नवीन ज्ञान विकसित करना। एक तो ये था कि उसने जो पहले से चीजें जान रखी हैं उन्हीं को वो एकदम से बोल देता है। अगर उसको पता है कि ये रेड पेन है, ठीक है, तो उसके सामने कैसा भी पेन लाके रख दो वो सबको पेन बता देगा, क्योंकि पहचान बनी हुई है उसके दिमाग में। उसके दिमाग की जो मानसिक संरचना है वहां पर ये चीज संगठित हो चुकी है कि पेन की संरचना कैसी होती है, पेन की बॉडी कैसी होती है। तो वो ना सिर्फ उसके पास जो पेन है उसी को पहचानेगा, बल्कि आप किसी भी प्रकार का किसी का भी पेन दिखा देंगे तो वो पहचान लेगा कि ये पेन है। ठीक है, पेन है, कलर है या कोई भी वस्तु है। अब हम जब सेकंड वाले पर आए तो यहाँ पर मौजूद जानकारी को उसने संशोधित किया उसके दिमाग में। अगर कोई जानकारी फिक्स है पहले से तो अब वो उसको मॉडिफाई कर रहा है। जैसे कि मतलब अब वो अपने वातावरण में समायोजन करेगा, यानी कि उसके वातावरण की चीजें अब थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही हैं तो अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा नई चीजों को पकड़ेगा। उदाहरण से समझेंगे, नए स्कूल में एडमिशन। किसी बच्चे का नए स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो अब वो नए वातावरण में आ गया है, तो उस वातावरण में अब उसको नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नए टीचर्स होंगे, नया सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब वो अपनी जो पिछला ज्ञान है पिछले स्कूल का, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें भूल जाएगा, लेकिन अब वो चीजें उसके यहाँ पर, वो माहौल जो वातावरण से वो चीजें उसने जो वहां सीखी थी, अब उसको वो यहाँ पर नए वातावरण में नए तरीके से सीखनी होंगी। तो कहने का मतलब है कि अब वो ये जान चुका है कि मैं नए वातावरण में हूँ। ठीक है, मेरी क्लास जो है वो बढ़ गई है, या अब मैं आगे नहीं बैठ सकता, या मैं लेट आता हूँ, दूर घर है तो मैं पीछे बैठूंगा। तो चीजों को वो थोड़ा सा समझने लगता है। तो अब वो क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान को थोड़ा सा संशोधित करने लगता है। ठीक है, तीसरा जानते हैं साम्य धारण यानी कि कंपैटिबिलिटी। आत्मसात व समायोजन के बीच संतुलन बनाना। पिछली दो जो प्रक्रियाएं थी, इन दोनों प्रोसेस के बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, साम्य धारण। इसको संतुलन बनाना भी कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ आप देखेंगे, उदाहरण से मैं अगर समझाऊं, कुत्ते और बिल्ली के बीच अंतर करना। बच्चे को कुत्ते की पहचान है, वो कुत्ते की पहचान ऐसे है कि 4 पैर है, एक पूंछ है, ठीक है, 2 आंख है ना, मुंह की शेप जो भी है। वैसे ही वो दूसरे जानवर को देखता है, उसको देखकर भी वो कहता है कि ये कुत्ता है। लेकिन जब उसको पता चलता है आवाज के माध्यम से या कैसे भी कि ये दूसरा जानवर है, ये बिल्ली है, तो उसने वहां पहचान बनाई कि सेम दिखने वाले जानवर जरूरी नहीं है सेम हो। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है अपने पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में, ठीक है। और यहाँ दोनों प्रक्रियाएं काम कर रही हैं, आत्मसात की भी और समायोजन की भी। आत्मसात की कैसे, कि जो उसका पूर्व ज्ञान था वो तो उसका था कि हाँ कुत्ते को मैं पहचानता हूँ, तो मैंने कुत्ते को बोल दिया कुत्ता, ठीक है। और जब उसने बिल्ली को देखा तो उसी आधार पर वो उसको बोल रहा है। लेकिन फिर उसने मॉडिफाई किया कि वो उससे थोड़ी सी अलग है, किस आधार पर, आवाज के आधार पर या किसी भी चीज के आधार पर। तो वो यहाँ पर समायोजन भी करता है कि नहीं ये वैसा जानवर नहीं है, इसमें कुछ तो अलग है। तो वो आवाज सुनता है तो कहता है कि नहीं ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो आत्मसात किया जब जब उसने उसको कुत्ता बोला, जब उसने आवाज के आधार पर पहचाना बिल्ली की, मतलब ये कुत्ता नहीं है ये दूसरा जानवर है, तब उसने समायोजन किया। इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में जब वो बैलेंस बनाता है कि सेम दिखने वाली चीजें जरूरी नहीं है वो सेम हो, ठीक है। तो ये काम किसका है, संतुलन का। तो ये तीनों प्रोसेस किसके हैं, ये वातावरण से जब बच्चा अडॉप्ट करता है कुछ चीजों को, तो ये उस माध्यम से, इन्हीं माध्यमों से वो अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो अनुकूलन के माध्यम से बच्चा किस प्रकार से सीखता है, तो ये आपने यहाँ तक जान लिया।